इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास। थोड़े से नीजक रिएक्शन देखने को मिले बजट के आसपास में, एकाएक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिर जाता है। और लगभग बहुत सारे सेक्टर्स आप उठा करके देख लें, ऑटो देख लें, सरकारी कंपनियां देख लें, ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स देख लें, सब कुछ भयंकर तरीके से ऊपर बढ़ चुके हैं और जबरदस्त तरीके का रिटर्न आप सभी को दे रहे हैं। और फिर ये डर उठने लगता है हम सबको कि क्या पोर्टफोलियो से पार्ट प्रॉफिट बुक किया जाए, क्योंकि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं। आईओसी बीपीसीएल जैसा शेयर एक एक महीने में 50% की तेजी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर का माहौल भी आता है। और जो नए निवेशक आ जाते हैं मार्केट में ये सब देख करके कि यार बाजार में तो जबरदस्त पैसा बन रहा है, हमें भी पैसा बनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अगर आज कोई प्रेजेंट डेट पर इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आखिर वो कौन सा सेक्टर है जो रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है और जहां पे कंफर्ट आता है, जहां पर पे अब बाकी सेक्टरों में डर लगने लगा है, इस सेक्टर में अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा और रुका जा सकता है और ये सही जगह भी है यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करने का। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देख रहे हैं स्टॉक वानी और हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ये वीडियो। तो आज उस सेक्टर की बात शुरू करने से पहले मुझे बात करनी होगी चाइना की। चाइना की बात क्यों करनी होगी? चाइना दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर ऑफ मेटल्स है, यानी कि मेटल का प्रोड्यूसर अगर पूरे दुनिया में कोई सबसे बड़ा है तो वो है चाइना। लेकिन उसके ठीक नीचे कहीं ना कहीं हमारा नाम भी शुमार है, कहीं कहीं पर हम थर्ड आते हैं, कभी हम सेकंड भी आते हैं। तो अलग अलग जगह से आपको अलग अलग नंबर्स या रैंकिंग इंडिया की देखने को मिलेगी। लेकिन बात चाइना की क्यों कर रहा हूं मैं, इसको समझते हैं। तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेटल का और चाइना में अगर कोई चीज उनकी इकोनॉमी को जिंदा करती है तो वो है वहां का प्रॉपर्टी मार्केट, यानी कि रियल स्टेट का मार्केट। और रियल स्टेट के टाइम पर अगर किसी चीज की याद आती है तो वो मेटल्स की याद आती है, सीमेंट की याद आती है। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको खुद पता है कि चाइना कितना बड़ा मार्केट है और चाइना का जो कॉस्ट है वो कोई भी मैच नहीं कर पाता। लेकिन चाइना की इकोनॉमी जो है वो लैग कर रही है, वो डूबती हुई दिखाई दे रही है पिछले 2-3 सालों से। कोविड के बाद से यहाँ पर पे कोई जंप देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ का स्टॉक मार्केट लगातार आपको ट्रेडिंग हॉल्ट की खबरें सुनाई देती होगी। अभी 2 दिन पहले खबर निकल करके आई थी कि चाइनीज मार्केट जो है स्टॉक मार्केट वो हॉल्ट हो गया था, ट्रेडिंग रोक दी गई थी क्योंकि स्टॉक मार्केट लोअर सर्किट पर चला गया था। लेकिन उस चीज से उबरने के लिए अब लगातार गवर्नमेंट की तरफ से स्टिमुलस के ऐलान हो रहे हैं कि हम ये राहत पैकेज लेकर के आएंगे, हम इस सेक्टर के लिए ये पैकेजेस लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इकोनॉमी को वापस से जिंदा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना की इतनी तारीफ और चाइना के रिवाइवल के लिए आखिर मैं क्यों परेशान हूं? उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ मेटल है और अगर आप बात करें कि कौन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है मेटल्स तो उसका भी आंसर चाइना ही है। यानी कि चाइना पैदा भी करता है सबसे ज्यादा मेटल्स और उन्हें खपत भी वही सबसे ज्यादा करता है। तो इससे होता क्या है? इससे इंटरनेशनली जो मेटल्स के दाम है उनमें आपको उछाल देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मेटल्स के दाम ऊपर आ गए, अब इससे हम और क्या रिलेट कर सकते हैं इंडिया के बिजनेस के हिसाब से। अब आप सीधी तरीके से बात समझिए कि हम भी टॉप 5 जो मेटल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें इंडिया भी शुमार है। और अगर हम बात करें क्रूड मेटल्स की, एक कैटेगरी ऑफ मेटल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रूड मेटल, उसके हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव होती है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ मेटल्स वहां पर पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंजम्पशन ऑफ मेटल्स के कारण से जो मेटल का जो दाम है, यानी एल्यूमिनियम की कीमत, कॉपर की कीमत, बेस मेटल्स की कीमत, ये सब कुछ आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इनकी डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे राहत पैकेज आएंगे वैसे वैसे इंफ्रा का काम चाइना में तेज होगा और इंफ्रा के काम में तेजी आने के कारण मेटल्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और जब इंटरनेशनली मेटल्स के दाम बढ़ेंगे तो इंडिया, जो कि 170 से भी ज्यादा देशों को मेटल एक्सपोर्ट करता है, इंडियन कंपनीज को कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस चीज का वो व्यापार करते हैं उसका इंटरनेशनली कीमत
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि मेटल स्टॉक्स को निवेश कर देते हैं, पोर्टफोलियो में बसा करके रखते हैं। मेटल हमेशा साइक्लिकल होता है, मेटल एवरग्रीन बिजनेस नहीं होता है। लेकिन इंडिया ने इस बात को भी इस बार अलग तरीके से साबित किया, क्योंकि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है ग्लोबली जहां पर भी रिसेशन आया ही नहीं, जो लगातार 7% के आसपास के जीडीपी से बढ़ रहा है। पिछले बजट में सबसे बड़ा एलोकेशन जो था वो केपेक्स को था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को था। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जब ग्रोथ की बात होती है, तो ऑटोमेटिकली मेटल्स की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम इंडियन ओरिजिन या इंडिया के स्पेसिफिकली बात करें, 500 मिलियन टन ये प्रोडक्शन होगा हमारा 2050 के आते आते तक, यानी कि इंडिया खुद में लगभग 500 मिलियन टन स्टील आपको प्रोड्यूस करती हुई दिखाई देगी, जो कि यहां से 4 गुना ज्यादा है। यानी कि अभी हम लगभग 125 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेटल्स के अच्छे दिन आने वाले हैं, और इसका रीजन बन सकता है चाइना, क्योंकि चाइना का रिवाइवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल के दाम के ऊपर जाने का। और मेटल, हमारे यहाँ पर मेटल ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कारण चाइना नहीं है, कारण इंडिया की खुद की डेवलपमेंट है। जिस तरीके से हम ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं, हमारी मेटल कंपनीज को तो शाइन करना ही करना है। रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, अटल सेतु जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, तो मेटल का डिमांड तो रहेगा ही रहेगा। रेलवे में दोहरीकरण हो रहा है, नए ट्रेन आ रहे हैं, सब जगह पे आपको मेटल्स का डिमांड आएगा। ऑटो सेक्टर बूम, हाईएस्ट एवर सेल्स आपको विटनेस हो रही है हिस्टोरिकली ऑटो के साइड में, उसका भी रॉ मटेरियल मेटल आएगा। तो इंडिया की इंडस्ट्री तो खुद ही कंट्रीब्यूट कर रही है मेटल सेक्टर को, लेकिन चाइना का जिंदा होना एक और फ्लेवर ऐड कर सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और यही वो कारण है जब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेटल सेक्टर यहां से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो ये एक अच्छी जगह हो सकती है अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क करने के लिए, क्योंकि इनमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बेहतर दिखाई देते हैं। रिवॉर्ड काफी ज्यादा है और रिस्क कहीं ना कहीं काफी कम दिखाई देता है। तो अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर पे आपको फोकस रखना चाहिए। लेकिन पहले आपको दिखा रहा हूं निफ्टी मेटल का इंडेक्स का चार्ट, और देखिए किस तरीके से वीकली चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है वीकली चार्ट पर, और उसका ब्रेकआउट आपको विटनेस हो रहा है। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन के बाद आपको वीकली क्लोज भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस पूरे पुराने चार्ट को इग्नोर करते हैं तो एक छोटा सा फ्लैग इन पोल पैटर्न आपको यहाँ पर पे इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी मेटल्स में। और पहली बार निफ्टी मेटल इंडेक्स आपको 5 डिजिट के आंकड़ों के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक जो ऑल टाइम हाई लगा था वहीं पे हम ट्रेड कर रहे हैं 8238, 10,000 के लेवल्स खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक जिसका नाम है नैल्को, खबरें आई थी काम मिलने वाला है। आप माइनिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिल चुके हैं, आपको लिथियम रिलेटेड माइंस एक्सप्लोर करने का आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला ही। हम नैल्को के बारे में लगातार सुनते आए थे, चार्ट में वो चीज़ देखने को भी मिली। वीकली चार्ट है, तेजी देखिए आप, 90 रुपए से 170 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। कुछ दिन बाद ये डबल भी हो जाएगा, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 11 दिसंबर से अभी आप जनवरी के एंड में पहुंचे ही हैं और स्टॉक डबल की पॉसिबिलिटीज बना चुका है। लेकिन यहां से अभी भी फर्दर अपसाइड है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट पर थोड़ा सा कच्चा दिखाई देता है। तो डिप्स को यूज करिए, आप चाहें तो सामने से भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में लीजिए ताकि आपका एवरेज अच्छा बन जाए। सपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर सपोर्ट 120 के आसपास में प्लेस्ड है, लेकिन जो अपसाइड है वो लगभग 200 रुपए से लेकर के 220 तक का है। यानी कि यहां से अभी भी लगभग आपको 60 रुपए की तेजी नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नैल्को में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर, नाम है टाटा स्टील। टाटा ग्रुप का एक ये शेयर जो अभी भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स अपने निवेशकों को देने में असमर्थ रहा है। ऐसा नहीं कि चला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चला है, क्योंकि इसके जो पुराने ऑल टाइम हाईज थे वो 2021 के आसपास थे। अभी भी ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पर दिखाई देता है वो टाटा स्टील दिखाई देता है। रीजन देखिए, ब्रेकआउट अवेटेड है, बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ना अभी भी बाकी है, जो 150 से लेकर के 153 के आसपास में आपको प्लेस दिखाई देता है। लेकिन छोटे लेवल पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट विटनेस हो रहा है वीकली चार्ट्स पर, और आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो जिस तरीके से मेटल इंडेक्स का ब्रेकआउट था उसी तरीके से यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। बड़े आराम से आपको ये स्टॉक 160 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन
बड़े जो टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो टारगेट्स हैं 200 ऑड लेवल्स के, यानी कि यहाँ से अभी भी 60 रुपए 70 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है और सपोर्ट जो है वो लगभग 115 से 120 रुपए के आसपास में प्लेस्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पर टाटा स्टील, क्योंकि ये पूरे स्टील सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें ये लैगर रहा है, अंडरडॉग रहा है, चलने में असमर्थ रहा है, तो यहाँ पर फिर रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पे काफी ज्यादा अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सेल की बात ना हो, अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं, ये भी क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड है क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने में और एक्सपोर्ट हम 170 कंट्रीज से भी ज्यादा को देते हैं। और जब आप रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की लाइंस बिछाने का काम, रेलवे की पटरियां बनाने का काम सेल के पास में ही है और रेलवे लाइंस की दोहरीकरण बड़े तेजी से हो रही है। नए ट्रेन की जो बातें चल रही है उसके लिए आपको अपना और ज्यादा लाइंस आपको बिछानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी इंडियंस को वेटिंग में ही टिकट मिलती है। तो कहने की बात वो तो अलग है, लेकिन ब्रेकआउट यहां पर पे भी होना बाकी है। वीकली चार्ट पर क्या रैली नहीं किया है, स्टॉक कर चुका है, ऑलरेडी डिस्कस्ड हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये स्टॉक कई बार 85-90 रुपीस के ऑड लेवल्स पर 145 का भाव चल रहा है। वीकली ब्रेकआउट अवेटेड है। रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट पर यहां पे भी ब्रेकआउट होना है। रिस्क की बात करते हैं, 100 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, जो कि और प्रिसाइज आप जा सकते हैं अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो। और ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो 200, 220, 250 तक के खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पे भी अच्छा खासा जूस बाकी है। ये है तीसरा स्टॉक मेटल के साइड पर फोकस रखने वाला। अब बात कर लेते हैं चौथे स्टॉक की। स्टॉक का नाम है कल्याणी स्टील। ये स्टॉक डिस्कस हुआ था हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में। अराउंड द प्राइस 475, 475 के दाम पर ये स्टॉक डिस्कस हुआ था। ऑलरेडी 700 के दाम पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम फ्रेम्स ध्यान से देखिएगा, ये मंथली टाइम फ्रेम है, यानी कि आपको पेशेंस लगेगा। ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है मंथली चार्ट पर। कुछ यहाँ लीजिए, कुछ पुल बैक पर लीजिए 600 के आसपास के दाम पर, और टारगेट यहाँ से जो मिल सकते हैं वो 1000 से 1100 रुपए के मिल सकते हैं। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है कल्याणी स्टील। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, मेटल सेक्टर जो चाइना के रिवाइवल पर डिपेंडेंट है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सेक्टर सुपर हॉट बन जाता है। अगर अब भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टॉक वानी को। थैंक यू सो मच।